सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 33 लेके आए हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो बताएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखेंगे, आप उसे भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो बता दे सतपुड़ा पर्वत, पहला तो होगा ये किस राज्य में है। तो बता दे सतपुड़ा पर्वत ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। और सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो इसमें स्टेट ही पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आप इस बात को याद रखिएगा। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो बता दें गारो और खासी पहाड़ियाँ, पहले तो ये किस राज्य में है। तो ये मेघालय में है। किस राज्य में है? गारो खासी मेघालय में है। और मान के चलिए भारत का नक्शा है, मान के चलिएगा, है ना। मान के चलिए भारत है, तो मेघालय यहाँ पे है। इस साइड भारत का पूर्वी तट है, पूर्वी घाट है। और इस साइड भारत का पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो देखिए इस तरफ को कहते हैं पूर्वी घाट, इस तरफ को पश्चिमी घाट, है ना। अब देखिए ये जो गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय में, मेघालय कहाँ पे? मेघालय यहाँ पे है। तो ये जो गारो खासी पहाड़ियाँ होंगे किस पर्वत का भाग होगा? हिमालय का भाग होगा। हिमालय तो इधर है। सतपुड़ा होगा, सतपुड़ा तो बीच मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट तो इधर हो गया। तो पूर्वी घाट, हाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी घाट। ये जो पूर्वी घाट है इसी का विस्तार आगे यहाँ तक है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, इधर पूर्वी घाट का ही विस्तार है। तो ये जो गारो खासी पहाड़ियाँ जो भाग है ये पूर्वी घाट का ही भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी घाट। और ये किस राज्य में है? मेघालय में। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। मतलब भारत है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? जो कि तमिलनाडु वाला भाग है, इधर तमिलनाडु की तरफ भाग है। इधर पश्चिमी तट ये केरल वाला भाग है। तो पूर्वी भाग को बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। लेकिन पश्चिमी घाट को बोलते हैं मालाबार तट, जो केरल की ओर है, मालाबार तट। अब यहाँ क्या करा? पूर्वी समुद्र तट, यानी ये वाला पार्ट क्या कहलाता? कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तरफ का भाग है कोरोमंडल तट, और केरल के तरफ वाला भाग मालाबार तट। तो अगर पश्चिमी घाट पूछता है, पश्चिमी समुद्र तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, पूर्वी को कोरोमंडल तट के नाम से। और कोक्कन तट ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गोवा से लेके दमन के बीच है कोक्कन तट। और ये मालाबार तो बता दिए पूर्वी। सह्याद्री ये महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है, सह्याद्री पर्वत। तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ये पूर्वी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट हुआ, ये दोनों मिलते कहाँ पे? यहीं पे मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो बता दें यहाँ पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु में ही है तमिलनाडु में ही नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी में ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दोद्दा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। और ये किस राज्य में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी? तो तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। बता दें भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। और रेड क्लिप, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन है, इस बात को याद रखना है। और डुरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच है। तो डुरंड रेखा किस देश के सीमा के बीच रेखा है, लाइन है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है सीमा रेखा, इस बात को याद रखना। तीनों को याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, और डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं। तो बता दें भारत से जो कर्क रेखा गुजरते हैं कुल 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। तो मान के चलिए ये भारत का नक्शा हम बना रहे हैं, ठीक है। भारत का नक्शा बना दिए। अब देखते हैं जो 8 राज्य से होकर गुजरते हैं कर्क रेखा, जो पता है ना भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं, बीचों बीच, ठीक है। तो ये 8 राज्य कौन कौन आएंगे? सबसे पहले कौन सा, यहाँ कौन सा राज्य है? गुजरात,
यहाँ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 को सीरियल वाइज याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से ऊपर। ये ट्रिक याद नहीं रखिएगा, गमछा झार मित्र पर, वो भी ट्रिक है ना, गमछा झार मित्र पर, वो ट्रिक याद आपको नहीं रखना है। आप क्वेश्चन क्या करते हैं, मतलब सजाने के लिए बोल देंगे, पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए करके रेखा भारत के कितने राज्य जो गुजरते हैं वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कहेगा, ठीक है। तो वो ट्रिक आपको याद नहीं रखना, आपको ऐसे सीरियल वाइज याद रखना। पहले कौन सा राज्य होगा, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, रुकिए लिखिए देते हैं। 8 राज्य से एक और गुजरते हैं करके रेखा, पहला गुजरात, उसके बाद दूसरा नंबर पर राजस्थान, तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, अब 5वां नंबर में क्या हो जाएगा, झारखंड, और 6ठा नंबर में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, 7वां नंबर पे होगा त्रिपुरा, और 8वां नंबर पे हो जाएगा मिजोरम। क्या होगा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से करके रेखा गुजरते हैं और भारत के बीचों बीच गुजरते हैं, आपको सीरियल वाइज याद रखना है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, किस राज्य से होकर गुजरती है, बिहार से होकर गुजरेगी, नहीं, असम से नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड राज्य से होकर गुजरते हैं करके रेखा। कर्क रेखा से सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो रांची ही है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है झारखंड की राजधानी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है। जो कंप्यूटर होते हैं वो किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं, माउस के बिना कर सकते हैं, माउस नहीं रहेगा फिर भी कर सकते हैं, स्कैनर के बिना कर सकते हैं, इंटरनेट के बिना कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू के बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। रुकिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को, इसलिए सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म, बहुत बार पूछा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, आप याद रखिएगा। और कंप्यूटर के पिता जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को, इस बात को भी आप याद रखिएगा, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। बता दें, भाषा की चर्चा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितने भाषा, 14 भाषा, लेकिन वर्तमान संविधान में कितने भाषाएं, 22 भाषाएं, कितने भाषाएं, 22 भाषाएं, और 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। उर्दू है, सही है, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। बता दे, नेपाली भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कंफ्यूज करने दे देते हैं, सब सोचते हैं अंग्रेजी भाषा है तो वो तो होबे करेगा, लेकिन नहीं, अंग्रेजी और राजस्थानी, ये दोनों बातों को याद रखना है आपको कि अंग्रेजी और राजस्थानी ये दोनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में नहीं है। बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होकर नेपाली मार देंगे, क्योंकि नेपाल तो मतलब भारत से बाहर हो गया ना, ऐसा नहीं है, नेपाली भी 8वीं अनुसूची में है, लेकिन अंग्रेजी और राजस्थानी ये दोनों भाषा को शामिल नहीं किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बता दें, योजना आयोग यूएसएसआर देश से लिया गया है, और उसमें जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू थे उसमें प्रधानमंत्री, उन्हीं के द्वारा भारत में स्थापित किया गया था योजना आयोग। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। अब बाद में जब क्या किए, बीजेपी की सरकार बने 2014 में, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, श्री नरेंद्र मोदी, इस बात को भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सीईओ हो गया। अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी बताइए दिए, श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष नीति आयोग के। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, कौन है, सुमन बेरी, अभी हाल फिलहाल में बने ही है, इस बात को याद रखना है, सुमन बेरी। और सीईओ है परमेश्वर अय्यर, इस बात को याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और सीईओ है परमेश्वर अय्यर। ये तीनों को आप याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोगों को कहाँ देना है, जैसा कि डेली हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन देते हैं लास्ट में, उसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो बताना है कि नाथुला दर्रा, नाथुला पासेस किस राज्य में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, सिक्किम में, उत्तराखंड है। तो इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।